गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे दोस्त। आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी गुरु पर। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं क्योंकि आज मेरा सब्सक्राइबर 1K पूरा हो गया है। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। तो हम लोगों ने मेहनत किया है और आगे भी करते रहेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि जितना सरल भाषा में हो सके मैं क्लास देने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों को आसानी से क्लास समझ में आ जाएगा और वो पढ़ाई समझ में आ जाए। हम लोगों ने इससे पहले कई चैप्टर कंप्लीट किया है। आज हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। अच्छा, ये पढ़ाने से पहले मैं उन लड़कों के लिए कुछ बोल देना चाहता हूँ जिनका सही उम्र पे जो लोग अपना समय बर्बाद कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं कि अब क्या करें ज़िंदगी में, उनके लिए कुछ बोल देना चाहता हूँ। अभी वक्त है कुछ करने का, कर लो कुछ खास, क्योंकि फिर ये दोबारा दौर नहीं आएगा। अभी वक्त है कुछ करने का, कर लो कुछ खास, क्योंकि फिर ये दोबारा दौर नहीं आएगा। ये ज़िंदगी आपकी है भाई साहब, लड़ना भी आपको पड़ेगा, इसके लिए दूसरा कोई और नहीं आएगा। यदि कर लिए कुछ खास तो आपकी हालात बदल जाएंगे। यदि कर लिए कुछ खास तो आपकी हालात बदल जाएंगे। कल को जो आपके हालत पर हंसते थे, अब उसकी ख्यालात बदल जाएंगे। एक बात और मैं बोल देना चाहता हूँ कि जो लोग मुझसे पढ़ते हैं, तो मैं उनको ये बात बोल देना चाहता हूँ कि यदि आपको गुरु दक्षिणा देने की हिम्मत है, यदि आप में गुरु दक्षिणा देने की हिम्मत है तो ही मुझसे पढ़े, क्योंकि मुझे चाहिए गुरु दक्षिणा। अगर हिम्मत है तो मुझसे पढ़े। यदि आपके अंदर वो जोश है, वो कैपेसिटी है, तभी मुझसे पढ़े। मुझे गुरु दक्षिणा में चाहिए आपकी सफलता। यदि दम है तो मुझसे पढ़े। तो मुझे देखते हैं कौन कौन मुझे गुरु दक्षिणा देते हैं। तो चलिए, इससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं महाजनपद के बारे में। महाजनपद में 16 महाजनपद हुए हैं, जिनमें कौशल, अंग, वज्जी, मगध, अवंती, उज्जैन, अश्मक, तक्षशिला, गंधार, ये सब 16 महाजनपद हुए हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे मगध के बारे में, जो कि हमारा बिहार में अवस्थित था और पूरी लगभग कहा जाता है कि एशिया के अधिकांश हिस्सों पर इन्होंने अपना शासन किया था। तो मगध में जो वंश शासन किए हैं, उनके लिए एक ट्रिक है, आसानी से याद हो जाएगा भाई साहब, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, गोविंदा का गाना है, हसीना मान जाएगी। ये गोविंदा का गाना है, ये गाना याद रख लो और पूरे वंश जो शासन किया है मगध पे, वो आसानी से याद हो जाएगा। हसीना मान जाएगी, तो मानेगी ही भाई साहब। जब आप पढ़ोगे तो जो आपकी ज़िंदगी में आने वाली हसीना है वो भी मान जाएगी। पहले इस हसीना को मना लेते हैं, ठीक है? वो हसीना तो मानेगी, तो हसीना मान जाएगी। देख लीजिए, ह से है हड़यक वंश। ये 544 से 413 BC तक इन्होंने शासन किया था। और इस हड़यक वंश में हम लोग पढ़ेंगे कुछ शासक के बारे में, जिसमें जो मुख्य शासक हुए हैं, जिनमें यदि बात करें तो हड़यक वंश का जो प्रथम शासक है और मगध का संस्थापक भी कहा जाता है, बिंबिसार को। तो हम लोग पढ़ेंगे हड़यक वंश में एक बिंबिसार। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग उनका जो पुत्र हुए अजातशत्रु और उदयन, ये मुख्य शासक है और इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हड़यक वंश का शासनकाल मालूम है आप लोगों को? 544 से 413 BC तक, ठीक है। अगला शीर्ष है शिशुनाग वंश। हड़यक वंश का एक अंतिम शासक था नागदाशक। उनकी हत्या करके शिशुनाग साहब ने अपना साम्राज्य शुरू किया था। और शिशुनाग वंश में हम लोग पढ़ेंगे 2 शासक के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग के बारे में और दूसरा पढ़ेंगे कालाशोक। तो कालाशोक को पढ़ना थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनमें कालाशोक के समय में ही एक और बौद्ध संगति हुई थी। तो एक कालाशोक के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा शिशुनाग के बारे में पढ़ेंगे। और शिशुनाग वंश का जो शासनकाल है वो 413 BC से लेकर के 345 BC तक इनका शासनकाल माना जाता है, समझ रहे हैं? इसके बाद शिशुनाग वंश का एक अंतिम शासक था नंदी वर्मन।
तो नंदी वर्मन का महापद्म नंद कहा जाता है कि महापद्म नंद ने नंदी वर्मन का हत्या करके नंद वंश की स्थापना किए थे। और नंद वंश का जो प्रथम शासक हुए हैं वो है महापद्म नंद। और नंद वंश का दो शासक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक महापद्म नंद के बारे में और दूसरा है जो फेमस है घनानंद। तो वो चर्चित शासक हुए हैं, उनके बारे में कई ऐसे कार्य हुए हैं जिनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सिकंदर का आक्रमण भी उन्हीं के समय में हुआ था। तो इनके बारे में हम लोग दो शासक के बारे में पढ़ेंगे, एक महापद्मनंद, दूसरा घनानंद। ठीक है, घनानंद चूँकि चाणक्य, आप लोग जानते होइएगा, चाणक्य जो विश्व गुरु माने जाते हैं, कौटिल्य, उनका कहा जाता है कि इन्होंने अपमान किए थे घनानंद। तो वो अपनी अपमान का बदला लेने के लिए और उन्होंने कसम खाया था कि मैं नंद वंश का नाश कर दूंगा। और उन्होंने अपनी कूटनीति के सहारे से नंद वंश को परास्त करके और मौर्य को राजा बनाए थे। और तब से मौर्य वंश शुरू हो गया था। 322 ईस्वी में घनानंद का अंत हो गया था। और उस समय से 322 से लेकर के, अच्छा ये हम कब लिखे हुए हैं, ये 45 का है लिख दिया हम यहाँ पे, ये 322 होगा। ठीक है, तो 322 बीसी में घनानंद का अंत हुआ था। और उस समय से चंद्रगुप्त मौर्य का शासन शुरू हो गया था। और तब से 185 बीसी तक चला था, जिसको हम लोग मौर्य वंश कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे, पहले हड़यक वंश देख लेते हैं। ठीक है, गंगा नदी आगे पटना से गुजरता है। पटना में हमारा है मगध। उसके बाद बात करें तो ये जो प्रयागराज है, इसके सीधा अगर उत्तर जाइएगा तो यहाँ पे आपको काशी दिख जाएगा। और काशी से पश्चिम आपको कौशल है। उसके बाद बात करें हम कौशल से उत्तर जाइएगा तो उत्तर में यूपी के बॉर्डर और नेपाल के बॉर्डर पे आपको दिख जाएगा श्रावस्ती। और ये श्रावस्ती कहा जाता है कि गौतम बुद्ध का एक तीर्थ स्थल रह चुका है ये श्रावस्ती, समझ रहे हैं। श्रावस्ती की अगर आप थोड़ा सा पूरब जाइएगा तो आपको दिख जाएगा कपिल वस्तु। कपिल वस्तु का नाम सुने हैं, गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई ये सभी जगह हैं, समझ रहे हैं ना। उसके बाद ये गंगा से थोड़ा सा आप उत्तर पश्चिम में जाइएगा, उत्तर की तरफ जाइएगा तो आपको पंजाब के आसपास में दिखेगा आपको कुरु। ये कुरु का क्षेत्र था, पंजाब हरियाणा ये सबसे जुड़ा हुआ है। और जो महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ था महाभारत, तो वो इससे जुड़ा हुआ है। उसके बाद आप भारत का जो भी वर्तमान जो आप मैप है, मानचित्र है, तो उससे आप पश्चिम जाइएगा, ये पंजाब और जम्मू कश्मीर से पश्चिम जाइएगा तो सिंधु नदी है, उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में आपको दिखेगा गांधार। ये गांधार है। थोड़ा सा ऊपर जाइएगा तो ये दिखेगा आपको कंबोज। ये सब अभी पाकिस्तान में पड़ जाएगा। और एक है आपको झेलम नदी और सिंधु नदी के बीच में आ जाता है तक्षशिला। ये तक्षशिला एक यूनिवर्सिटी रहा है, जो काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी रहा है। बिंबिसार भी अपना एक पुत्र को तक्षशिला में पढ़ने के लिए भेजे थे। तो ये आपको हो जाएगा ये सिंधु नदी, ये यहाँ से निकलेगा, ये गिलगिस्तान होते हुए नीचे गांधार होते हुए ये सिंधु नदी निकलेगा। और यहाँ से झेलम नदी निकलेगा और ये झेलम और ये यहाँ पे तक्षशिला। चलिए, इतना दिख रहा है क्या उधर? चलिए ठीक है। तो हम बात करते हैं मगध का प्रथम जो वंश शासन किया है, जिसमें हम हड़यक वंश का प्रथम राजा की बात करें, हड़यक वंश ले लेते हैं। हड़यक वंश ऊपर में ही ले लेते हैं यहाँ पे, हड़यक वंश। और हड़यक वंश का प्रथम शासक हुए हैं बिंबिसार। और बिंबिसार ने शासन किया है 544 बीसी से लेकर, इसका जन्म कब हुआ था? 558 बीसी में। इनके पिता का नाम क्या था? भाटिया। तो 544 बीसी से लेकर के 492 बीसी तक इन्होंने शासन किया मगध पे। ठीक है, और अब बिंबिसार से जुड़ा हुआ जो भी है थोड़ा देख लेते हैं। तो गौर करिए, ये मगध, ये बिंबिसार। तो इन्होंने सबसे पहले, ये गंगा नदी है, गंगा नदी के उत्तर में आप जाइएगा तो आपको पड़ जाएगा लिच्छवी। और लिच्छवी का एक राजकुमारी थी चेलना। तो इन्होंने चेलना से प्रथम विवाह जो किया था वो चेलना से ही किए थे। ठीक है, कहा जाता है ये चेलना किसकी पुत्री थी? चेतक की पुत्री थी, समझ रहे हैं। लिच्छवी अच्छा, ये बिंबिसार जो थे, इनका साम्राज्य विस्तार का जो नीति था
वो सबसे अलग माना जाता है। एक प्रथम शासक हुए हैं जिनका नीति वैवाहिक संबंध को बना करके अपने साम्राज्य का विस्तार किए हैं इन्होंने। ठीक है, इनका का माना जाता है कि 500 रानियाँ थी बिंबिसार का। समझ सकते हैं आप, 500 रानियाँ थी इनका नीति, लेकिन बड़ा मस्त नीति है। लेकिन एकदम मार धाड़ सब खत्म, विवाह कर के साम्राज्य विस्तार कर लिए। अच्छा, इसलिए इनके समय में जो यहाँ की जनता थी, मगध की जनता, वो काफ़ी खुशहाल थी। वजह ये था कि ये युद्ध वगैरह ज़्यादा होता नहीं था, तो जनता को कोई परेशानी होती नहीं थी। तो देख लेते कहाँ कहाँ इन्होंने प्रथम शादी इन्होंने चेलना से की, फिर कौशला देवी से किए, उसके बाद क्षेमा जो कि कुरु की राजकुमारी थी उनसे भी विवाह किए थे। इस तरह से इन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार किए। इसके अलावा यदि बात करें हम, तो ये गंगा, ये यमुना, उसके बाद ये आ जाइएगा तो एमपी के क्षेत्र में आपको कई महाजनपद हुए हैं, जिनमें हम बात करें अवंती के जो शासक थे, बिंबिसार ने यहाँ विवाह तो नहीं किया, लेकिन यहाँ इन्होंने दोस्ताना व्यवहार रखा था। यहाँ से जो इसका दोस्ती चलता था, इसका व्यवहार जो था वो बिल्कुल दोस्ताना था। देख रहे हैं, कहीं ना कहीं विवाह करते हैं, जहाँ विवाह नहीं करते वहाँ दोस्ती कर लेते हैं। समझ रहे हैं? चलिए, इसके अलावा बात करें हम कंबोज या गंधाड़ की, तो गंधाड़ का एक शासक हुए हैं रतिक, और एक शासक हुए हैं रुद्रायन। कंबोज का रुद्रायन, तो रुद्रायन से भी और ये रति से भी इन्होंने दोस्ताना व्यवहार रखा है। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं कि साम्राज्य विस्तार करने का जो इनकी नीति थी वो बिल्कुल सबसे अलग दिख रहा है। या तो दोस्ताना व्यवहार करके अपनी साम्राज्य विस्तार किए हैं, या फिर वैवाहिक संबंध बना करके। अच्छा, जैन साहित्य में इसलिए जी अमरपाली के बारे में बता देते हैं। अमरपाली ये लिच्छवी से थोड़ा सा ऊपर जाइएगा, जो मैंने पहले क्लास में जो बताया था वो थोड़ा मिस्टेक था। लिच्छवी से थोड़ा ऊपर जाइएगा तो आपको अभी जो मुजफ्फरपुर में पड़ जाता है वैशाली, जहाँ देखिएगा वैशाली में जाइएगा तो आपको गौतम बुद्ध का अभी भी अवशेष है वहाँ, स्मारक है गौतम बुद्ध का। आप लोगों तो नहीं घुमा है, मैं घूम के आया हूँ, मैं स्कूल की तरफ से गया था टूर पे, तो मैंने घूमा था। तो कभी मौका मिले तो वैशाली घूमिए, वहाँ गौतम बुद्ध से जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ, किस्सा कहानियाँ देखने को मिलेगा वैशाली में। इसके अलावा अशोक का जो स्तंभ है वो सब भी देखने को मिलेगा। तो वैशाली की जो कहा जाता है कि आम्रपाली वैशाली में नर्तकी थी, और वो एकदम रूपवती मानी जाती है, काफ़ी सुंदर मानी जाती थी अमरपाली। तो अमरपाली की सुंदरता को देख करके बिंबिसार माना जाता है कि बिंबिसार एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसको, मोहित हो गए थे, और इसलिए इन्होंने उसको जीत के लाया था। समझ रहे हैं, अमरपाली को वहाँ से जीत के लाया गया था। आम्रपाली ये एक नर्तकी थे, आम्रपाली नर्तकी थी, काफ़ी सुंदर थी, तो इसको जीत के लाया गया था यहाँ से। अब आप देख सकते हैं कि वैवाहिक संबंध बना करके, दोस्ताना बना करके, ओवरऑल अगर माने तो बिंबिसार कहीं ना कहीं आसपास पड़ोस के जो भी महाजनपद थे उस सभी से संगठन बनाते थे, संगठित करके रखते थे सबको। इसीलिए बिंबिसार को जैन साहित्य में श्रेणिक कहा गया है, और श्रेणिक का मतलब होता है संगठित होना। समझ रहे हैं? तो कभी आपको ऑप्शन में क्वेश्चन में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि निम्नलिखित में से किस शासक को श्रेणिक कहा गया है, तो श्रेणिक कहा गया है बिंबिसार को। और ये किस में कहा गया है? जैन साहित्य में कहा गया है श्रेणिक। इनका दूसरा नाम क्या था? श्रेणिक नाम था। ठीक है, ये जैन साहित्य में कहा गया। अच्छा, इनका एक पुत्र हुए हैं, एक पुत्र चेलना से भी हुआ है, और तो चेलना से जो पुत्र हुआ था उसको इन्होंने तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेज दिया था। और उसके बाद बात करें तो नहीं, अजातशत्रु कौशला देवी से हुई है। इनका कई पुत्र हुए हैं, समझ रहे हैं ना। दशरथ इसका सबसे बड़ा पुत्र था, और उनको उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित भी कर दिया था। समझ रहे हैं? तो ये कारण हो गया कि दशरथ को उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। दूसरा कारण ये था कि अजातशत्रु जब पैदा हुए थे, जब वो लगभग 19 साल के थे, 17-19 साल के, तो एक देवदत्त हुआ है। उस समय देवदत्त थे, तो देवदत्त पहले गौतम बुद्ध के ही उपासक थे, गौतम बुद्ध का वो शिष्य थे देवदत्त, लेकिन बाद में उसका विरोधी हो गए थे। और बिंबिसार चूंकि गौतम बुद्ध का एक बहुत बड़ा भक्त थे ये,
तो बार बार ये गौतम बुद्ध का नाम जपते थे, जिससे देवदत्त काफ़ी क्रोधित होता था। तो देवदत्त को लगता था कि बिंबिसार को कैसे ख़त्म किया जाए। तो देवदत्त ने ही अजातशत्रु को उकसाया था, और उसके उकसाने पर देवदत्त ने ये अजातशत्रु ने बिंबिसार को कारावास में डाल दिया था। समझ रहे हैं? तो जब कारावास में डाल दिया गया था तो कारावास में ही उनका निधन हो गया। और इन अपने पुत्र का जो, चलिए एक सवाल अक्सर आप लोगों को एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे देखेगा, राजवैद्य से जुड़ा हुआ, कि मगध का, बिंबिसार के वो समय में मगध का राजवैद्य कौन थे। तो वो जीवक हैं, ये उस समय मगध का राजवैद्य थे, और इनको बिंबिसार ने गौतम बुद्ध के शरण में नियुक्त किए थे इलाज के लिए। तो अब मैं इतना कहूँगा कि भाई साहब, जैसे आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, मेरा सब्सक्राइबर 1 के पूरा दिया है, तो आप लोग जल्दी जल्दी मेरा सब्सक्राइबर 10 के पूरा दीजिए, आपसे मैं विनती करता हूँ। और मैं एकदम सरल भाषा में पढ़ाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। तो जुड़ जाइए आप लोग हमसे जल्दी जल्दी। धन्यवाद।